सोचिए, 3,500 साल पहले लोग कैसे रहते थे। भाई हमारे पास कोई टाइम मशीन तो है नहीं कि जाके देखाएं, लेकिन मजे की बात यह है कि वो अपने पीछे कुछ सुराग छोड़ गए हैं। तो आज हम एक तरह से जासूस बनने वाले हैं और इन्हीं सुरागों को समझने की कोशिश करेंगे। और वो सुराग क्या हैं? उनकी लिखी किताबें और उनकी बनाई हुई कब्रें। तो सवाल यही उठता है कि हम उस गुजरे हुए जमाने की बातें सुन कैसे सकते हैं। ये एक तरह की ऐतिहासिक जासूसी है जहां हम अलग अलग सबूतों को जोड़कर एक पूरी कहानी बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारे पास दो तरह के मेन सुराग हैं। एक तरफ है ये प्राचीन शब्द, जैसे कि ऋग्वेद की ये पांडुलिपि, जिसके भजन सदियों तक सिर्फ जुबानी तौर पर ही जिंदा रहे, मतलब सुने और सुनाए गए। और दूसरी तरफ है ये खामोश पत्थर, जिन्हें हम महापाषाण या मेगालिथ कहते हैं, जो कब्रों के ऊपर एक निशानी की तरह खड़े हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक्शन प्लान। सबसे पहले हम वेदों के शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे, फिर उन पत्थरों के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। इसके बाद इनामगांव नाम के एक गांव की जिंदगी में झांकेंगे और आखिर में इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़कर उस पुरानी दुनिया की एक तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए अपनी पड़ताल के पहले हिस्से पर चलते हैं, जो है साहित्यिक सबूत। और इसमें हम बात करेंगे दुनिया की सबसे पुरानी रचनाओं में से एक ऋग्वेद की। तो ये ऋग्वेद आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, इसे उस समय की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग समझिए। इसमें 1000 से भी ज्यादा भजन हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि इन्हें लिखे जाने से सदियों पहले तक पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ सुनकर और याद करके जिंदा रखा गया था। तो ये भजन हमें बताते क्या हैं? इनसे हमें एक ऐसे समाज की तस्वीर मिलती है जिसके लिए मवेशी, घोड़े और हाँ, खासकर बेटे बहुत जरूरी थे। घोड़े और रथ सिर्फ आने जाने के लिए नहीं थे, वो इस दौर की वॉर मशीन थे, जिनसे जमीन, पानी और धन दौलत के लिए लड़ाइयां लड़ी जाती थी। और लड़ाई में जो भी मिलता था वो सिर्फ लीडर नहीं रखता था, उसे सरदारों, पुजारियों और आम लोगों में भी बांटा जाता था। इन भजनों से ही हमें पता चलता है कि उस समय का समाज कैसे बटा हुआ था। एक तरफ थे पुरोहित, जिन्हें ब्राह्मण भी कहते थे, जो यज्ञ जैसे धार्मिक काम करते थे। फिर थे राजा, जो असल में नेता होते थे, पूरे समुदाय को जन या विश कहते थे। और हाँ, एक और ग्रुप था, दास या दस्यु, जो शायद कोई और भाषा बोलते थे और अक्सर इनके दुश्मन होते थे। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ऋग्वेद में जिन राजा का जिक्र है वो बाद के जमाने के पावरफुल राजाओं जैसे बिल्कुल नहीं थे। जैसा कि हम देख सकते हैं, इनके पास ना तो कोई बड़ी राजधानी थी, ना महल, और ना ही ये कोई टैक्स वसूलते थे। और सबसे बड़ी बात, राजा का बेटा ही राजा बनेगा ऐसा कोई नियम नहीं था। लीडर को उसकी काबिलियत के हिसाब से चुना जाता था। तो चलिए अब शब्दों की दुनिया से निकलकर पत्थरों की दुनिया में चलते हैं। अब हम कब्रों से मिले ठोस सबूतों पर ध्यान देंगे और देखेंगे कि वो हमें क्या बताते हैं। इन बड़े बड़े पत्थरों को मेगालिथ्स कहते हैं, जिसका सीधा मतलब है बड़ा पत्थर। लोगों ने इन्हें बहुत ध्यान से कब्रों की पहचान के लिए लगाया था। ये उस जमाने के मेमोरियल या स्मारक की तरह थे। ये देखिए, ये एक मेगालिथ का एक बढ़िया उदाहरण है। जमीन के ऊपर दिखने वाले ये पत्थर के घेरे असल में एक इशारा है कि नीचे कुछ दफन है। आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्वविदों के लिए तो ये किसी खजाने के नक्शे की तरह होते हैं। जब आर्कियोलॉजिस्ट्स इन कब्रों की खुदाई करते हैं तो उन्हें कंकालों के साथ साथ कई दिलचस्प चीजें मिलती हैं, जैसे कि खास काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन, लोहे के हथियार, घोड़ों के कंकाल और यहाँ तक कि सोने और पत्थर के गहने भी। इन चीजों से पता क्या चलता है? इनसे हमें समाज में मौजूद भेदभाव का सीधा सबूत मिलता है। मतलब जिस व्यक्ति को सोने, चांदी और ज्यादा सामान के साथ दफनाया गया, समाज में उसका रुतबा शायद ज्यादा ऊंचा था उस व्यक्ति के मुकाबले जिसे बस कुछ मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया गया। और ये तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। कुछ कब्रों से एक से ज्यादा कंकाल मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये फैमिली ग्रेव्स थी, मतलब पारिवारिक कब्रें। इन कब्रों में पोर्ट होल नाम के सुराख होते थे, जिनसे बाद में मरने वाले परिवार के लोगों को उसी कब्र में दफनाया जा सकता था। अच्छा, अब तक जो कुछ भी हमने जाना उसे एक असली जगह के उदाहरण से समझते हैं। महाराष्ट्र में इनामगांव नाम की एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, जो हमें उस समय के रोजमर्रा के जीवन की एक जबरदस्त झलक देती है। तो इनामगांव के लोग खाते क्या थे? यहाँ से गेहूं, जौ, चावल जैसी कई फसलों के बीज मिले हैं।
वो बेर, आंवला और जामुन जैसे फल भी इकट्ठा करते थे। और जानवरों की हड्डियों पर जो कट के निशान मिले हैं, उनसे पता चलता है कि वो कई तरह के जानवरों का मांस भी खाते थे। इनाम गांव में एक बहुत ही खास कब्र मिली है। एक आदमी को एक बड़े 5 कमरों वाले घर के आंगन में मिट्टी के एक बहुत बड़े मटके में दफनाया गया था। अब दफनाने का ये खास तरीका और इतना बड़ा घर, ये दोनों बातें इशारा करती हैं कि वो व्यक्ति शायद उस गांव का कोई सरदार या मुखिया रहा होगा। तो अब वक्त आ गया है कि हम इन दोनों सुरागों को, यानी किताबों से मिली जानकारी और कब्रों से मिले सबूतों को एक साथ जोड़कर देखें। ये टाइमलाइन हमें पूरी कहानी को समझने में मदद करती है। हम देखते हैं कि कैसे शिकारी संग्राहक से समाज खेती करने वाले किसानों में बदला। फिर करीब 3500 साल पहले वैदिक लोग आए जिन्होंने हमें ऋग्वेद दिया, और उसके कुछ सौ साल बाद लौह युग में हमें ये शानदार मेगालिथ कब्रें मिलनी शुरू होती हैं। ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक लंबी कहानी के हिस्से हैं। तो आखिर में सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि ये दोनों सबूत एक दूसरे की कहानी को पूरा करते हैं। ऋग्वेद के भजन हमें बताते हैं कि उस समय के लोग क्या सोचते थे, किस में विश्वास करते थे, उनका समाज कैसा था। वहीं दूसरी तरफ कब्रें हमें उनके रोजमर्रा के जीवन, उनकी टेक्नोलॉजी और समाज में ऊंच नीच का ठोस सबूत देती हैं। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, अगर सिर्फ कुछ भजन और पत्थर हमें हजारों साल पुराने समाज के बारे में इतना कुछ बता सकते हैं, तो सोचिए जमीन के नीचे अभी और कितने अनकहे राज दफन होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।